पूछती हूँ रोज भूल जाते हो, पता नहीं क्यों भूल जाते हो, मुझे पता नहीं चलता है। और वीडियो ऑन करने में प्रॉब्लम क्या होती है? हाँ, देखो बच्चों, आप लोगों के लिए मैं आज जो ग्रामर की आपकी वर्कशीट बनाई है ना, वो भेज दूंगी। निकुंज वाली जो वर्कशीट है वो आपको मंडे को मैं भेज दूंगी। पीरियड नहीं है मंडे को, लेकिन आपके क्लासरूम में और पैडलेट में मैं आपकी वर्कशीट डाल दूंगी। ठीक है, ग्रामर की वर्कशीट में आज जो भी है वो मैं आज भेज देने वाली हूँ। और आप लोग वर्कशीट के अलावा टेक्स्ट बुक में जितना भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी क्वेश्चन, वैसे भी आपके ग्रामर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले ही ज्यादा है ना, तो वो सभी आप लोग अच्छे से तैयार करना अपनी टेक्स्ट बुक में से। सिर्फ चेंज क्या होगा, नाम चेंज हो जाए या फिर बात एक ही है लेकिन उसको कुछ घुमा के दे दिया जाए, इतना ही फर्क होता है। तो आप लोग अगर किसी चीज को आपने पढ़ा है तो आप अगर कोई भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमा के भी आता है तो कर लो। ऐसा हो सकता है कि अगर मैं कुछ क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दूं तो आप नहीं कर पाओगे? हम अगर अच्छे से याद किया होगा तो कर पाएंगे ना। लेकिन जैसे ग्रामर में नाम चेंज हो जाएगा, स्वाभाविक बात है। अब जैसे कि मैं कहूँ कि कोई भी, मैंने मानो एक संज्ञा वाला चैप्टर है ना, और मैंने उसमें दे दिया कि सभी विद्यार्थी घूमने गए, बताओ कौन सी संज्ञा है? मैम विद्यार्थी। विद्यार्थी क्या है? मैम संज्ञा। पर कौन सी? व्यक्तिवाचक। वाह। व्यक्तिवाचक। है? अब मुझे ये लग रहा है कि मैं संज्ञा में भी ये बताऊंगी कि बेटा कौन कौन से भेद होते हैं। संज्ञा वाला है क्या आपके में? बहुत गलत बात है, संज्ञा वाला चैप्टर है। मतलब जो चीजें आप लोग फर्स्ट सेकंड से पढ़ रहे हो, सभी विद्यार्थी घूमने गए। विद्यार्थी क्या है, यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं वो विद्यार्थी हैं, तो ये कौन सी संज्ञा में आएगा? हम सब पढ़ रहे हैं, कौन सी संज्ञा है? हम पढ़ रहे हैं बेटा वो क्रिया हो, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। अरे भाई समूह, समूह इतना समझो, समूहवाचक है। अच्छा, संज्ञा के भेद कितने पढ़े हैं हमने? ये इतनी छोटी छोटी सी चीजें ही आगे भी काम आएंगी। संज्ञा के भेद कितने पढ़े थे आपने? वाह भाई वाह, 21 स्टूडेंट्स हैं। टीचर ने जो पढ़ाया कुछ याद नहीं। संज्ञा के भेद किसी को भी नहीं पता है? मैम तीन। तीन कौन कौन से बेटा? मैम जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और संज्ञावाचक। अरे भाववाचक। भाववाचक है ना, ठीक है। लेकिन उपभेद कौन कौन से हैं? दिव्यवाचक। हाँ, और समूहवाचक। हाँ, ये किसके उपभेद हैं? जातिवाचक के। जातिवाचक के। वेरी गुड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 5th क्लास वाले बच्चे आप लोगों से ज्यादा अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए अच्छे से पता है कि संज्ञा के 3 भेद है, पूरा क्लास एक साथ बोलता है।
दो उपवेद हैं जो जातिवाचक के हैं, लेकिन आपको तो सारा कुछ पढ़ा के यानी फर्स्ट सेकंड से पढ़ते पढ़ते 7 तक आ गए, सब भूल गए। 1 महीने में पिछला ही संज्ञा का हुआ है नहीं। बहुत दुख की बात है बेटा। या तो टीचर ठीक से नहीं पढ़ा पाती है, या आप समझने की कोशिश नहीं करते हो, या समझते हो लेकिन बोलना नहीं चाहते हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन लौट फेर के गलती आपकी है कि आप या तो पढ़ते नहीं हो, या बोलते नहीं हो, या समझते नहीं हो। मैम मैंने आंसर दिया था पर आपके साथ आवाज नहीं आई थी। एक ने ध्रुवी कनौड़िया ने आंसर दिया, आपने दिया, बाकी एक विपुल ने बताया भेद कि 3 है, बाकी और कोई नहीं क्लास में। तो बेटा ऐसा मत करो। एक ग्रामर ऐसा नहीं है कि सिर्फ 7th में ही आप पढ़ के छोड़ दोगे, आगे काम नहीं आएगी, आगे भी काम आएगी। कहीं भी कोई एग्जाम दोगे ना स्कूल के अलावा, तो जनरल नॉलेज में भी ये क्वेश्चन आते हैं। कोई कहीं भी एग्जाम देने जाओगे सब्जेक्ट वाइज सब पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि हिंदी में ना पूछा जाए, कि गुजराती में ना पूछा जाए। बेसिक नॉलेज होनी चाहिए सबके पास। चलो अब देखो, संज्ञा के 3 भेद भूलना मत। जब पढ़ाया था उस टाइम भी बोला और अब भी बोल रही हूँ। 2 उपभेद हैं जो जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्य में सोना चांदी अनाज सब आ जाएगा। समूहवाचक में सिर्फ और सिर्फ समूह। मैम हाँ बोलो। मैम दिव्यवाचक में सोना चांदी आते हैं और व्यक्तिवाचक में पर्सनल नाउन आते हैं, तो ये सोना हाँ। चांदी भी तो पर्सनल नाउन तो है। ऐसे कैसे हो सकता है? सोना चांदी पर्सनल, सोना चांदी धातु है। सोना चांदी जितनी भी धातुएं हैं वो द्रव्यवाचक में आ जाती हैं। जो अनाज है वो द्रव्यवाचक में आ जाते हैं। जो तेल है वो द्रव्यवाचक में आ जाती हैं। लेकिन व्यक्ति जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। स्थान आप समझो बेटा, व्यक्तिवाचक संज्ञा जहां पर स्थान वस्तु प्राणी का नाम दिया जाए। अब जैसे कि आगरे का ताजमहल है, या अक्षरधाम है, अहमदाबाद में अक्षरधाम है, या गांधीनगर में अक्षरधाम है, तो अक्षरधाम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि वो ओके मैम। स्थान है। लाख में कुछ खाने को ले देना, मैंने उधर ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर चैप्टर 4 है, हरी हरी धूप। हरी हरी धूप चैप्टर किसने लिखा है? मैम नंदिनी ने लिखा है। वाह, मैं पूछ कुछ रही हूँ और मुझे आंसर कुछ और मिल रहा है। हरी हरी मैम धूप। आपका मतलब किसने लिखा है ना, पोएट? हाँ अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी। मैं भी सोच में पड़ गई कि जब ये बोला कि नंदिनी ने लिखा है, मैंने कहा ये लोग बोल क्या रहे हैं। मतलब आपने चैप्टर कंप्लीट किया होगा, ऐसा बोला होगा। मैंने लिखा है। हाँ ठीक है। अच्छा मैम बच्चों, मैं अभी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछती हूँ, उसके अलावा कुछ क्वेश्चन के आंसर भी मैं पूछूंगी, लेकिन प्लीज आवाज बिल्कुल नहीं करना, और कृपया करके जिसका नाम लिया जाए वही बोलना, ठीक है? छोटे बच्चों की तरह मैं मत करना। हाँ, कवि ने उगते सूर्य का चित्रण कैसे किया है? मैम के हाँ, एक मिनट, सिया को बोलने दो, उसके बाद नंदिनी आंसर देंगी। सिया बोलो। कवि ने कहा है कि सूरज का कंवर मास के
समय में ऐसा दिखता है जैसे कि बाल सूर्य का जन्म हुआ हो। कुंवर मास के कोख से जन्म सूर्य, बाल सूर्य का जन्म हुआ। अच्छा बच्चों एक बात और, सूर्य उदित होता है तब भी कैसे कलर का होता है? लाल। और अस्त होता है तब भी लाल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि बाल सूर्य कुंवर मास की तरह लाल ऐसा लगता है जैसे अभी जन्मा है, लेकिन कहने का मतलब कवि ये कहना चाहता है कि सूर्य उदित होता है तब भी वो लाल रंग का होता है, अस्त होता है तब भी लाल रंग का होता है। इतनी महान शक्ति सूर्य जब उसका अस्ताचल होता है तब भी वो समान स्थिति में रहता है, और उदय होता है तब भी समान स्थिति में रहता है। ऐसा नहीं है कि वो अस्ताचल की ओर जा रहा है तो उसका रंग कोई और हो, दोनों ही स्थिति में वो समान रहता है। तो हमें प्रकृति से ये बातें भी सीखनी चाहिए कि सुख है या दुख है, हम उदय चल की ओर जा रहे हैं, हमारा उदय हो रहा है, हम विकास की ओर जा रहे हैं, तब भी हमें समान रहना चाहिए। और अगर हमारे साथ निराशा है, हम अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, हमारी अवनति हो रही है, तब भी हमें दोनों स्थितियों में समान रहना चाहिए। अगला है, कैसे धूप पर ओस की बूंदें थी? कैसी धूप पर ओस की बूंदें थी गीता? आंसर दो। गीता वीडियो ऑन करो, आंसर दो बेटा। मैम कैन यू रिपीट क्वेश्चन? कैसी मैम धूप पर ओस की बूंदें थी? सबसे हाँ बोलो नंदिनी। हरी हरी धूप पर ओस की बूंदें थी। हरी हरी धूप पर ओस की बूंदें। कवि के अनुसार वह कौन सा सत्य है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता है? दीक्षा लालवानी। कवि के अनुसार, बेटा मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, आप सुनो। कवि के अनुसार वह कौन सा सत्य है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता है? कवि के अनुसार कौन बोल रहा है? हैं? क्षणिक। इसका मतलब कि हिंदी में किसी ने कोई तैयारी नहीं की है। आपने हिंदी में किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है या पढ़ना चाहते नहीं हो? जयेश वीडियो ऑन करो। और ये नाम भी देखो कैसे लिखा है, J डैश A डैश ऐसे कर करके। कुछ ना कुछ ऐसे डिजाइनिंग वाले नेम रखता है। वही तो। और वीडियो ऑन बेटा आप पहले हमेशा करते थे जयेश, अब आपको क्या हो गया है? सॉरी मैम, पानी पीने गया था, मुझे बहुत जोरों की प्यास लग रही थी ना। पानी की बोतल अपने पास रखने का बेटा। ओके मैम। हाँ अब देखो जयेश, अगले क्वेश्चन का आंसर दो। कुंवर की कोख से क्या फूटा? क्या मैम? कुंवर की कोख से क्या फूटा? मैम कैन दिस आंसर? एक मिनट मैम दिया के ना गीता, आपको जब मैंने बोला जब आप बिल्कुल कुछ नहीं बोले, वीडियो ऑन भी नहीं किया। हाँ सूर्य, बाल सूर्य, सूरज नहीं बाल सूर्य आएगा, ठीक है। बगीचे का पत्ता पत्ता क्यों जगमगाने लगा? कारण क्या था? रूपाली बोलो बेटा।
मैम क्योंकि सूर्योदय होने पर। सूर्य उदय होने पर, यानी ओस की बूंदें जब पत्तों पर गिरती हैं तो वो जो सूर्य की किरणें उन पर गिरती हैं तो वो पत्ते जो है जगमगाने लगते हैं। आपने देखा है कभी प्राकृतिक चित्रण देखा है? मैंने आपको बोला भी था जब ये चैप्टर भी पढ़ाया था कि सुबह को उठना और देखना है। अगला है, मैंने भी देखा है। कविता में ओस किसका प्रतीक है? मैं बोलूं? हाँ बोलो। क्षणिक खुशियों का। है छोटी छोटी खुशियों का। हाँ, मैम क्षणिक छोटी छोटी खुशियों का। खुशियों का। क्षणिक मतलब थोड़े समय के लिए जो खुशियां हमारे जीवन में आती हैं, जैसे ओस की बूंदें कुछ समय के लिए ही रहती हैं, वैसी खुशियां भी हमारे जीवन में कुछ समय के लिए आती हैं। हमेशा सदा खुशियां या सदा दुख नहीं रहने वाला होता है। तो जो भी समय होता है उसको हमें अच्छे से जो है यूज करना चाहिए। जैसे आपका समय, आपकी लाइफ सबसे अच्छी है, स्टूडेंट लाइफ से अच्छी कोई लाइफ ही नहीं होती है। तो आप जो है आपका जो समय है उसको आप अच्छे से यूज करो, खुश रहो, आपका जो काम है उसको पूर्ण ईमानदारी से करो। ये जरूरी नहीं है आप जो समय अभी है, जो आप स्टूडेंट लाइफ जी रहे हो वो हमेशा रहने वाली नहीं है ना, उसका भी एक समय होगा निश्चित, है ना। तो जो खुशियां हैं, कभी कहना चाहता है जो खुशियां हैं वो क्षणिक है, तो उनको अच्छे से हमको जीना चाहिए। इसके अलावा मैं आपके लिए ग्रामर में भी कराती हूँ, इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह सब कंप्लीट कर लेना। मुझे लग रहा है आपके रिवीजन से ही कि बच्चों ने कुछ भी पढ़ा नहीं है। ये अच्छे से पता चल जाता है जब हमको आता है जब, और जब नहीं आता है जब। एक मिनट, मैं इसके साथ साथ संज्ञा का भी रिवीजन कराऊंगी। एक मिनट, आप लोग क्या बोल रहे हैं? कोई कुछ कह रहा है, मुझे बोलो पहले। मैम मौसम का समानार्थी क्या होगा? मौसम का समानार्थी इसमें दिया गया है ना। हाँ, ऋतु। ऋतु। ओके। अच्छा, जैसे मैं अभी कुछ क्वेश्चन बोल रही हूँ उससे मुझे पता चल जाएगा कि संज्ञा के बारे में आपका अच्छे से तैयारी है या नहीं। गर्मी के मारे बुरा हाल हो रहा है, कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। भाववाचक, क्योंकि गर्मी सर्दी बरसात ये सब हम महसूस करते हैं। ईर्ष्या करना अवगुण है। मैम भाववाचक करना। कक्षा में आज सारे बच्चों को सजा मिली। समूहवाचक। समूहवाचक। ओके। कुत्ता बहुत वफादार प्राणी है। मैम भाववाचक। व्यक्तिगत। मैम वफादारी भाववाचक। वफादारी तो भाव हो गया, लेकिन कुत्ता बहुत वफादार है। व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक, किसी जाति व्यक्ति। हम बोले कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। दिव्यवाचक। द्रव्यवाचक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल डीजल द्रव्य है, उसके दाम बढ़ रहे हैं। अगर हाँ, क्यों? द्रव्यवाचक ही आएगा बेटा। अच्छा, मैं आपसे बोलूं कि बुढ़ापा बहुत मुश्किल है। मैम भाववाचक। भाववाचक, वेरी गुड। खुशियां सदा नहीं रहती। मैम भाववाचक। अध्यापक
अध्यापक स्कूल गए। मैम व्यक्तिवाचक। मैम व्यक्तिवाचक। अध्यापक और अध्यापिका स्कूल गए। जातिवाचक जातिवाचक जातिवाचक। हाँ, जातिवाचक गाय का दूध अति उत्तम है। मैम जाति का पता चल रहा है। गाय का दूध अति उत्तम है, तो जाति है गाय बैल, ये स्त्री पुरुष, ये सभी जातियों का पता चल रहा है। सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है, तभी आप जो है आंसर बता पाओगे, नहीं तो गलत। और दूसरी बात, मैं देखो आज आपको पहले भी मैंने आप लोगों को समझाया, आज भी बोलना चाहती हूँ, आपके एग्जाम में आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर जरूर लिख देना। ऐसे क्वेश्चन मत लिखना 1 का खा और 2 का गा और 3 का, तो टीचर को बहुत प्रॉब्लम होती है। जो सही आंसर है वह जरूर लिखना, आपके पास बहुत टाइम होता है। एक एक शब्द लिखने में कितना टाइम जाएगा, पेपर को अच्छे से लिखा करो। अब तो 7th क्लास के स्टूडेंट्स हो, जो लोग ऐसा नहीं करते हैं मैं उनसे कहना चाहती हूँ, कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा काम करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिसके कारण उनको भी सुनना पड़ रहा है। करीना, इतना लेट क्लास में आने का बेटा? सर मैम मेरी ना नेटवर्क चली गई थी और वो पावर कट हो गया था। ठीक है, अच्छा। इसके अलावा आप लोगों ने अनुच्छेद, पत्र, संवाद तैयार किए हैं? यस मैम। खुद मैं बना के लिख इसलिए आपको रोज बोलती हूँ ताकि पता चले, लास्ट में जब एग्जाम हो तो बोलोगे मैडम हमें तो पता ही नहीं था, आपने ये भी किया था। इसलिए रोज रिपीट करती हूँ। हाँ, सब चीज 2 है, संवाद 2 है, पत्र 2 है, अनुच्छेद 2 है, और दोनों ही तैयार करने हैं, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि ये करना ये मत करना। ठीक है, अगला है, कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक के रूप में भी प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं आज देश में रावणों की कमी नहीं है, तो रावण जो है वो एक व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? व्यक्तिवाचक। लेकिन उसको हम प्रयोग कहाँ कर रहे हैं? जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा के रूप में। अगर इस बीच में कोई क्वेश्चन आए तो आप कौन सी संज्ञा लगाओगे? मैम जातिवाचक। हाँ, जातिवाचक। तो अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के ही आप आंसर दे पाएंगे, तो कृपया करके ध्यान से जरूर पढ़ें। जैसे अभी मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि हाँ, इसके अलावा आप लोगों को पता है आपके क्वेश्चन में पिछला आपका UT1 वाला भी आने वाला है, पता है बेटा? यस मैम। तो UT1 के भी मैं चैप्टर आपको बता देती हूँ, ताकि आपको पता तो होगा, लेकिन मैं एक बार रिपीट करा देती हूँ। एक चैप्टर 3 संधि, शब्द विचार और उपसर्ग, ये 3 चैप्टर जो हैं जो पिछले आपके UT1 के हैं वो भी आएंगे। उनमें से भी एक एक 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन हैं, तो आपको वो क्वेश्चन जितनी भी एक्सरसाइज है वो सिर्फ एक बार देख लेनी है, क्योंकि आपने पहले तैयारी की है। इसके अलावा बेटा अगर आपको किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है तो पिछला चैप्टर भी आप पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगी, ऐसा मत सोचना कि टीचर नहीं बताएंगे। लेकिन पढ़ो, अब टाइम कितना है आपके पास? डाउट्स है किसी को? नहीं तो मैं आगे क्वेश्चन पूछूं आपसे।
मैम आप समूहवाचक समझा सकते हो एक बार प्लीज? हाँ, समूहवाचक में क्या है बेटा, सबसे पहली बात ये हमको ध्यान रखना है कि समूहवाचक में जो समूह होता है उन सबका एक ही उद्देश्य होता है। सबसे सरल बात है समझना। जैसे रेलवे स्टेशन है, तो रेलवे स्टेशन पर जितने भी यात्री हैं उनका उद्देश्य क्या है, यात्रा करना। फिल्म देखने गए, वहां पर फिल्म देखने वाले जितने भी लोग हैं, लोगों का समूह है, उनका उद्देश्य क्या है, एंटरटेनमेंट करना, एंजॉय मीन्स करना, कलेक्टिव है ना। तो वो समूहवाचक है। कोई कंपनी है, वहां पर जॉब करने वाले लोगों का उद्देश्य क्या है, काम करना और पैसा कमाना। अभी ये 7th क्लास के जितने भी बच्चे हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं, इनका उद्देश्य क्या है, पढ़ना। पढ़ना। और जितने बच्चे हैं वो सभी समूहवाचक में, क्योंकि जहां लोगों की संख्या हो वो समूहवाचक है ना। अब जैसे गाय चरने जा रही है, गाय का समूह होता है। गाय, बहुत सारी गाय इकट्ठी हुई और वो जा रही है, तो कहाँ जाएंगी, घास चरने। घास चरने। तो वो भी उनका समूह है ना। जहां पर संख्या होती है लोगों की, लोग यानी चाहे वो प्राणी हो चाहे वो व्यक्ति हो, तो उनका समूह को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे अंगूर का गुच्छा, तो अंगूर बहुत सारे हैं, वो भी समूह ही है। अनाज का ढेर, तो वो भी समूह है। ढेर शब्द का इस्तेमाल हुआ, लेकिन अनाज, खाली अनाज आएगा तो वो तो कौन सी द्रव्यवाचक संज्ञा है। लेकिन अनाज का ढेर लगा है, वो समूह में आ जाएगा। ढेर शब्द समूह का है ना। लोगों का ढेर कहेंगे, नो मैम। लोगों का समूह होगा। सेना का दल होता है, सेना का ढेर कहेंगे। नो तो मैम। जहां पर लोग हैं तो वो समूहवाचक संज्ञा में आ जाती है। समुदाय का बोध हो, वहां पर समूहवाचक संज्ञा होती है। अब जैसे चाबी का गुच्छा होता है, लोगों का गुच्छा नहीं होता, चाबी का गुच्छा होता है, अंगूर का गुच्छा होता है, अनाज का ढेर होता है, ताश की गड्डी होती है, वो सभी समूहवाचक में आएंगे। ठीक है, जहां पर आई अधिक हैव मात्रा डाउट। में है। आई बोलो हैव अ क्या, डाउट। हाँ बोलो। मैम, ये जैसे कि आपने एग्जाम में कोई एक सेंटेंस दिया और उसमें एक वर्ड द्रव्यवाचक का और एक समूहवाचक का, तो हम वो वर्ड लिख के सामने से द्रव्यवाचक कैसे लिख सकते हैं? नहीं बेटा, देखो, जब ऑप्शन दिए जाते हैं ना, तो उसमें भी देने वाला भी सोच के ही देगा। अगर किसी ने द्रव्यवाचक और समूहवाचक दोनों दिए, तो वो उसके आगे आपको थर्ड जो ऑब्जेक्ट वो होगा उसका ऑप्शन, उसमें ऐसा लिखा होगा दोनों। अगर तीनों राइट है तो लास्ट में लिखा होगा डी नंबर पे, घ नंबर पे सभी। तो आपका सभी वाला राइट आप करोगे। पेपर बनाने वाला कोई भी व्यक्ति हो, वो पेपर बनाने पे जब ऑप्शन देता है वो भी सोच समझ के ही देगा। ऐसा नहीं उठ पटांग ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं। अब मानो कि हमने आपके लिए कोई भी एक उदाहरण दिया, जैसे गर्मी के मारे बुरा हाल है, ठीक है, या मुझे बहुत सर्दी लगती है, मुझे बहुत सर्दी लगती है, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, या कोई नहीं, तो आपको पता है कि ये भाववाचक में आएगा। अगर कोई ऐसा ऑप्शन हो जिसमें हम ऐसा लिखें कि वो दोनों में ही आता हो, वैसे ऐसा होता तो नहीं है। चांदी बहुत महंगी है या सोना बहुत महंगा है, तो द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक। या मेरे पास सोना बहुत अधिक है, मेरे पास, तो मेरे पास तो वो सर्वनाम में, तो हम उनके ऑप्शन देंगे
ऐसा नहीं है कि कुछ भी दे देंगे, नहीं। जब क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है, कोई भी, मैं नहीं, कोई भी व्यक्ति ऑब्जेक्टिव जो डालते हैं बेटा, वो भी सोच समझ के ही डालेंगे। उलटान अगर डाल दिए ना तो आंसर ही नहीं मिलेगा। तो आप ध्यान से सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर का क्वेश्चन दिया उसको पढ़ोगे, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके अलावा और कुछ किसी को पूछना है? टाइम हो गया है ना? हाँ, बोलो। हाँ, मध्य पुरुष